हेलो। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है और आज हम रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक लेकर आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं साइंस को लेकर, जो सीडीएस एनडीए सीएपीएफ तीनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अपने प्लीज कमेंट्स, देखिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आपकी कोई बात है तो प्लीज वहां पर मेंशन करिए। आज का जो टॉपिक है, मैं अभी ही ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये टॉपिक थोड़ा टफ है, इसीलिए बहुत ज्यादा इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। बट मुझे ये लगता है कि जब इस टॉपिक से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चांसेस बहुत हाई होते हैं क्वेश्चंस आने के, तो क्यों हम छोड़े इसको। थोड़ा टफ है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना डिमांड कर रही हूँ कि अपना कंसंट्रेशन थोड़ा बना के रखना। आज की क्लास में मुझे आपकी कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मेरे समझाने से नहीं आएगा, आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। कंटिन्यूसली पूरे टाइम आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, जितने भी 30-35 मिनट मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी तब तक। आइए, जब मैं रेडियो एक्टिविटी की बात करती हूँ मैम, एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ये आपका एक स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, एक ऐसा जैसे रुको, अभी पहले आपको न्यूक्लियस तो बता दें क्या है। देखो, आप ये बात जानते हैं, हाँ, आप ये बात जानते हैं कि एक एटम होता है, उसके अंदर मैम न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इस पूरे ही टॉपिक में इसके बारे में कोई डिस्कशन करने नहीं वाले हैं। हमारा इंटायर डिस्कशन होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के ऊपर, याद रखना। ओके मैम। मैम क्यों हमारा इंटायर डिस्कशन इस पे होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में ही कंसर्न्ड हूं और पूरे चैप्टर में सिर्फ उसको ही लेकर कंसर्न्ड रहूंगी। ठीक है मैम। अब याद रखना, जब मैं इस न्यूक्लियस को बोल रही हूं, कई जगह पर आपको ये न्यूक्लियस ना लिखकर न्यूक्लियॉन्स लिखा रहेगा, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैम, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स ही होता है। ठीक है, इन दोनों के एडिशन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एडिशन को हम न्यूक्लियॉन्स ही कहते हैं, तो वो भी गलत नहीं हुआ। ठीक है मैम, ये बात भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गया। अब सुनिए, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। वो फिनोमेना जहां पर एक स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है रेडिएशंस का। मतलब जब मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है, वो किसी भी कारणवश अनस्टेबल हो सकता है। पहला कारण, या फिर इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका रेशियो सही नहीं है, या फिर ये बहुत ही हैवी हो चुका है और इतना हैवी न्यूक्लियस अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा, या फिर इसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपको चैप्टर के एंड तक समझ आएंगी। मतलब जब भी मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को निकालता है। वो जो रेडिएशंस निकाल रहा है उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव इमिशन। यहां नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कह लो, रेडियो एक्टिव इमिशन कह लो, नो प्रॉब्लम। मैम स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि हमने उसको बोला नहीं है कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो यहां से रेडिएशन निकल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये अपने आप ही इस रेडिएशन को निकाल रहा है, खुद स्टेबल होने की इच्छा रखता है, इसीलिए निकाल रहा है। ओके मैम, एक और चीज सुनिए, या इसको रिलेट करने का मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अभी मैं सुबह का नाश्ता करके आई हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को क्लास दूंगी, बातें करूंगी, बहुत सारा, मतलब 2-4 घंटे मेरी कैपेसिटी है, मैं 4-5 घंटे लगातार पढ़ा सकती हूँ, मैं करूंगी वो चीज। लेकिन 4-5 घंटे बाद जब मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, तो आप लोगों को कैसे दिखेगी रूपाली मैम, एक चेयर पे बैठी हुई, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, हल्का, मतलब ज्यादा हम एनर्जी में वैसा काम नहीं करूंगी जिसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, जैसे क्लास लेने में ज्यादा एनर्जी लगती है, मैं बैठ के आराम से अपना कुछ लिखने का काम करूंगी। इसका मतलब क्या है, जब भी ऑर्गेनिज्म किसी, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, रिलेट करवाने के लिए बता रही हूँ, वैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो क्या वो स्टेबल रह पाता है, नहीं रह पाता। इसीलिए नेचर में ये देखा गया है कि जब भी किसी को स्टेबल होना होता है, शांत होना होता है कहीं पर, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करने की कोशिश करता है किसी भी माध्यम से। तो वही कॉन्सेप्ट जब हम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पढ़ते हैं वहां पर भी अप्लाई होता है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो खुश नहीं है, वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देगा।
और स्टेबल हो जाएगा। तो अब आई होप कि एनर्जी निकलना किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे सकता है आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने दिमाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा डन हो गया। अब ये भी प्लीज याद रखना, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस। क्या मतलब है मैम? अरे बाहर टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आप क्या दे रहे हैं, उससे मुझे 1% कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ही हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन। नाउ दिस इज डन, दिस इज डन। मैम ये क्या है? जीएम ट्यूब जिसको, या जीएम गीगर मूलर काउंटर, ये एक तरीके का, मैं आपको इसका इमेज भी दिखा दूंगी, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस है जो एक्चुअली में इन रेडिएशंस को, ये जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस आप देख रहे हैं, इसको डिटेक्ट करने के काम आता है कि भाई आप ये रेडिएशन यहाँ पर है, हमें पता तो होना चाहिए। एक और बात याद रखिएगा, ये टॉपिक करवाने के पीछे स्टडी फंडा का जो एक पर्पस ये भी है कि आप ये जानते हैं कि आए दिन बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर वेपन, इन सब की बहुत बातें हो रही हैं। आई होप कि आप लोग न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक्चुअली में साइंस में ये देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उससे रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात हो रही है, एंड सबसे ज्यादा बात होनी तब से शुरू हुई जब यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा। तो क्योंकि हम ये देख रहे हैं रोज आए दिन न्यूक्स के बारे में बात होती है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको रेडियो एक्टिविटी बताया जाए और आपको न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन भी बताया जाए, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस था। क्योंकि जब मुझे याद है, जब आदित्य L1 मिशन आया था, सॉरी, जब आदित्य L1 मिशन आया था, तब मुझे याद है कि सीडीएस और एनडीए का पेपर था दोनों, जिसमें क्वेश्चन आए थे लेग्रांज पॉइंट पे। ठीक है, और डायरेक्टली देखा गया था कि क्योंकि ये न्यूज़पेपर में साइंस का टॉपिक आ रहा था तो इन लोगों ने पेपर में पूछ लिया। तो रिमेंबर दैट, करंट अफेयर्स से लिंक करो अगर साइंस के टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो। ओके, ये बात तो हमारी डन होती है। तो हम ये देख चुके हैं रेडियो एक्टिव डीके को कई बार रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कह दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट ही तो कर रहा है, टूट ही तो रहा है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, मैं ना इतना सह नहीं पा रहा हूं। करेक्ट बात मैम, ये भी हो गया। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूज करता है एनर्जी बाय रेडिएशन। अ मटेरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियर इज कंसीडर्ड रेडियो एक्टिव। तो कभी कभी जब भी बोला जाता है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हमेशा याद रखना कि उसका बोलने का पर्पस यही है कि यार ये इसका जो न्यूक्लियस है ना वो स्टेबल नहीं है। करेक्ट मैम, ये बात भी हमारी डन हो गई। अब हाफ लाइफ, कई बार हाफ लाइफ के बारे में बात होती है कि किसी का हाफ लाइफ 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, इतना है, इतना है, बहुत बोला जाता है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास इतना सैंपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव, मेरे पास यहाँ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका मेरे पास इतना सैंपल पड़ा हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि मुझे ये बताओ कि आधा डीके होने में, आधा इस सैंपल को डीके होने में कितना समय लग रहा है। तो अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि 10 साल लग रहा है, तो एक्चुअली में मैं इस, ये 10 नहीं लग रहा, सॉरी, अगर आप मुझे कह रहे हो कि 10 साल लग रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि ये 10 साल का मतलब ये है कि इस पूरे सैंपल को आधा डिसइंटीग्रेट, आधा डीके होने में, रेडियो एक्टिव डीके होने में 10 साल लगा। समझ आया? तो ये प्लीज याद रखना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी और उससे टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में आ सकता है। वो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरे से बने रहना। उससे टफ आई डोंट थिंक सो दैट योर एग्जामिनेशन कैन थिंक ऑफ। ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट चांसेस, पूरी बात यूपीएससी में प्रोबेबिलिटी की ही हो रही होती है। ठीक है, अदरवाइज नो बडी नोज व्हाट कैन कम इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। इट इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन, तो कह तो सकते ही है कि कुछ भी आएगा, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हम बात करते हैं। ठीक है, दिस इज डन। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है? हेनरी बैकरल। मैं ये चाहती हूं कि आप इनका नाम याद रखें, प्लीज याद रखें। और कहीं पर भी बैकरल दिख रहा है तो याद रखना कि भाई रेडियो एक्टिविटी से इसका कुछ तो रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इनको इनको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ चीजों का नाम जो है वो बैकरल के ऊपर रखा गया है, जिसका इंटायर रिलेशनशिप रेडियो एक्टिविटी से ड्रॉ किया जाता है। ये भी डन है हमारा। अब ये देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाती हूँ। ये देखो,
ये है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नंबर 82 के बाद जब मैं देख रही हूं, मेरे को यूजुअली वही एलिमेंट नजर आ रहे हैं जो रेडियो एक्टिव है इन नेचर। तो याद रखना, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ। रेडियम, थोरियम, एंटीनियम एंड पोलोनियम। प्लीज रिमेंबर दैट। ये दोनों, ये जो तीनों चारों मैंने आपको बताए हैं नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 82 एटॉमिक नंबर के बड़ा जो हमारा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, मोस्टली दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये आप जानते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन के लिए ये मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल का, खतरे के लिए, कि भाई आप यहाँ मत जाइए, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है मैम, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब आते हैं अल्फा डीके के ऊपर। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो तीन रेडिएशंस आते हैं। सबसे पहले अल्फा, बीटा एंड गामा। सबसे पहले हम अल्फा डीके के बारे में बात करेंगे, फिर बीटा के बारे में, फिर गामा के बारे में। चलो, जब मैं अल्फा के बारे में बात करती हूँ, ये बात याद रखना कि दो ऐसे फोर्सेस हैं जो रोल निभाते हैं। प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस क्लास में। अब यहां पर ये बात याद रखिए। वेट अ मिनट। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है मैम? मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका प्रोटॉन है, सॉरी, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक ऐसा फोर्स है जो इसको बांध के रखता है। मैम वो कौन सा फोर्स है? इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये पहली बात ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। ठीक है मैम, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि चलो यार मैम, न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो होता है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैम प्रोटॉन का तो चार्ज होता है। क्या होता है मैम? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन के बगल में और भी तो प्रोटॉन है। तो आप ये भी तो जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो वो एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेगा, रेपेल करेगा। ठीक है मैम, तो जब भी ये रेपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर दो फोर्सेस पिक्चर में अब आपके आ गए। एक फोर्स वो है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध करके रखने की कोशिश कर रहा है, यहां पर और भी बहुत न्यूट्रॉन है, और भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, हाँ, एक है जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने की कोशिश कर रहा है, और एक है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों काम किस में हो रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो बांधने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा फोर्स है जो अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब उन दोनों में एक छोटा सा परिवर्तन है जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी मेंटेन रहती हैं। पहला परिवर्तन, अगर मैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मैम बार बार आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसको लेकर सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये दोनों फोर्स अलग अलग फोर्स है, प्लीज इनको साथ में इंक्लूड मत कर लो। अल्फा डीके में, अल्फा डीके में जो आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन जब मैं बीटा डीके की बात करूंगी तो उसमें अलग होता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ आएगा। आओ इधर। तो मैम क्या है, अब इन दोनों में क्या परिवर्तन है? मैम एक्चुअली में ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है, वेयर एज जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज है। मतलब अगर एक प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां है और एक प्रोटॉन यहां है, ये दोनों फिर भी, ये दोनों फिर भी क्या करेंगे? अलग रिपल्शन महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, वेयर एज जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पर भी न्यूट्रॉन है तो वो इस प्रोटॉन के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया अट्रैक्शन महसूस कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज में वो महसूस नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी इन दोनों फोर्स के बारे में। याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का, इलेक्ट्रिक फोर्स उससे वीक होता है। अब जब मैं यहां पर, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ,
अब जब मैं यहाँ पर लाइटर एटम की बात कर रही हूँ, उन एटम की बात कर रही हूँ जिनका मास इतना ज्यादा नहीं है, और आपको मैंने बताया था कि मास क्या होता है सर, मास मैम होता है इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात आपको पता है कि मास के जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, करेक्ट बात है मैम। अब जब मैं लाइटर एटम की बात करती हूं जिसका मास कम है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि वहां पर आपका न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो आपको बताया ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज है। तो अगर मेरा न्यूक्लियस छोटा है, अगर मेरा मास कम है, तो मेरा जो शॉर्ट रेंज फोर्स है मेरा तो वो कामयाब हो जाएगा। और जो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दूर दराज तक भी लग सकता था, उसके वो उसको नेगेट कर देगा। ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, ये अपना रौद्र रूप दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से शॉर्ट रेंज है, तो यहां पर दोनों ही कंडीशन उसके हित में जा रही है। समस्या तो तब आती है सर जब एटम जो है वो हेवी हो जाते हैं, मतलब जिनका मास बढ़ जाता है, जिनके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन है। अब मास बढ़ जाने से क्या हो रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी भी ये लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एब्जॉर्व कर रहे महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आ गई, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि शॉर्ट रेंज था वो अब ज्यादा बड़ा रोल निभा नहीं पाता है। अब पिक्चर में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि रिपल्सिव फोर्स है। मतलब अब प्रोटॉन प्रोटॉन ओ भाई इतना तेज बाहर की तरफ फेंकते हैं, इतना तेज बाहर की तरफ फेंकते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। और यहां पर अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब इतने बड़े स्पेस की बात हो रही है। यहां पर तो यार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसीलिए लाइटर एटम में इसीलिए जीत रहा था। क्यों जीत रहा था? क्योंकि एक तो छोटी सी जगह में था, ठीक है, छोटी सी जगह में था, और खुद इलेक्ट्रिक फोर्स से ताकतवर भी है, तो जीत गया भाई। लेकिन यहां पर भले ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ताकतवर है इलेक्ट्रिक फोर्स से, लेकिन क्योंकि अब आपने स्पेस बढ़ा दिया तो उसकी ताकत तो यार घर तक ही सीमित थी, आपने तो पूरा मोहल्ला इंक्लूड कर दिया, तो वो कैसे करेगा? समझ आया? यही मुझे आपको बताना था। अब एक बार मैं आपको ये रीड करके बताऊंगी, देन यू आर गुड टू गो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। बैलेंस देखो, स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है टू ओवरकम द इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन। Neutron play a crucial role in maintaining stability. They add to the strong nuclear force without contributing to the electromagnetic repulsion. Remember that? हाँ, और ये बात आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन में अपना रोल नहीं निभा रहा? अरे उसके पास चार्ज थोड़ी है, चार्ज पार्टिकल ही तो रिपल्शन दिखाते हैं, चार्ज पार्टिकल ही नहीं है वो। प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों सेम है, तो फिर रिपल्शन दिखा रहे हैं। करेक्ट बात है मैम। ये हो गया। जब बहुत सारे प्रोटॉन हो जाते हैं, मतलब मैं हेवियर एटम की बात कर रही हूं, देयर आर टू मेनी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रिक रिपल्शन कैन ओवरवेलम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेकिंग द न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो नाउ आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैंने 2 बार बता दिया। मैं थोड़ा हट भी जाती हूँ स्क्रीन से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पर हमारा ये डन होता है। ठीक है, मैंने ये पूरी चीज जो आपको बताई ना, ये हर चीज मैंने यहाँ समझाई है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कल को अगर आप खुद से एक बार पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इच्छा रखते हैं मेरे से साइंस पढ़ने की, तो मैंने एक बैच रिकॉर्ड किया है पूरी तरीके से। 80 आवर्स मैंने लिए हैं इस बैच को रिकॉर्ड करने में। इफ़ यू वांट आप इस बैच को ले सकते हैं स्टडी फंडा के पोर्टल पर जाकर, या फिर आप यहाँ पर नंबर नहीं दे रखा, बट यू कैन गो एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन नंबर 2। ये रूपाली 365 इज माई रैंक इन द CAPF 2024 एग्जामिनेशन। रूपाली 365 लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इट्स अ कूपन कोड। तो आप जाइए, अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना पूरे डिटेल्ड मैनर में तो आप ये कर सकते हैं। ये सिर्फ साइंस के लिए है। अगर आपकी ये चाहत है कि आप पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं CAPF-AC की, तो उसके लिए भी ये पूरा कोर्स बनाया गया है जिसमें सारे सब्जेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो यू कैन गो एंड इंक्वायर अबाउट दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ये हमारा है। अब ये याद रखना,
इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए बता रही हूँ कि अभी हमारा एसआई सिस्टम चलता है, मतलब यूनिट को लगाने के लिए हम एसआई एक सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्फा डीके में जो पार्टिकल निकल रहा है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। ठीक है मैम, अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हम सिर्फ वो रीजन जान रहे थे, आपसे कोई नहीं पूछेगा रीजन। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, नो बडी विल गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट वाई आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द इंटायर अल्फा डीके, रीजन इज कि आपको वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सब रटना ना पड़े यार, आपको ये रेडिएशंस क्यों निकल रहे हैं वो रटना ना पड़े। तो मेरी वो थोड़ी सी कोशिश थी आपको समझाने की, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स ये सब ऐड किए हैं आपको समझाने के लिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। अब जब मैं अल्फा डीके की बात, आप ये तो समझ गए कि क्यों जो हेवियर एटम होता है वो अनस्टेबल है, ये आप समझ गए, पहला मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। दूसरा पर्पस सुनिए, अब जब वो हैवी था तो वो कुछ निकालेगा अपने अंदर से, वो जो कुछ निकाल रहा है जब मैंने उसको स्टडी किया तो उसी का नाम मैंने अल्फा पार्टिकल रखा। अब उस अल्फा पार्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। यहां पर मैंने यूरेनियम का एक मिनट, यहां मैंने यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया और यूरेनियम के न्यूक्लियस को जब मैंने देखा कि ये अल्फा डीके हो रहा है तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा। और इसके साथ क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकला, वो अल्फा पार्टिकल जिसके अंदर यहां पर अभी आप एच ई को देखकर कंफ्यूज मत होना, अभी बस जो मैं बोल रही हूं वो सुनते रहो फिर नोटिस करना, ठीक है। अब यहां पर जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ उसके पास 2 प्रोटॉन थे और 2 ही न्यूट्रॉन भी थे। मैम ये बात आपको कैसे पता चली, क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि सिंबल के नीचे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और सिंबल के ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जब मैं नीचे देख रही हूं कि 2 लिखा है इसका मतलब मेरा प्रोटॉन 2 है, और जब मैंने ऊपर 4 देखा तो मुझे याद आया कि जब इन दोनों का एडिशन 4 है, जब मेरा प्रोटॉन 2 है तो पक्का मेरा न्यूट्रॉन भी 2 होगा, क्योंकि 2 + 2 विल रिजल्ट टू 4। आई होप कि ये याद आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है मैम। तो मेरा प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, ये बात मेरे को समझ आ गई। अब यही नहीं, मैंने यहां जब इस पर्टिकुलर पार्टिकल को स्टडी किया तो मैंने बोला अरे रुको 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 रुको, आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो न्यूक्लियस है इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अरे अरे मुझे तो कुछ याद आ रहा है। तो हमने बोला क्या याद आ रहा है आपको, तो बोला अरे ये तो एक हीलियम का आयनाइज्ड पार्टिकल है। कह रहे अच्छा, हाँ यार देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, अरे आ गया हाइड्रोजन के बाद ही हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं इस हीलियम के एटम से अगर मैं इस हीलियम के एटम से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको निकाल दूं तो इस हीलियम के पास क्या चार्ज आ जाएगा मैम, 2+ का आ जाएगा। एक्चुअली में जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक हीलियम का डबली आयनाइज्ड पार्टिकल ही होता है। समझ आया? ओके मैम। तो जब मेरा यहां पर यूरेनियम अपने आप को स्टेबल करना चाहता था तो वो हीलियम का डबली आयनाइज्ड अल्फा पार्टिकल निकाल देगा और बन जाएगा थोरियम। यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से, पेपर में आपसे यही बोला जाएगा कि यहां पर यूरेनियम का 238 मास नंबर है और 92 एटॉमिक नंबर है, यहां थोरियम का 90 एटॉमिक नंबर है और 234 आपका मास नंबर है। ये 92 से 2 हो गया, इसका मतलब 2 प्रोटॉन कहीं पर गए, ये 238 से 234 हो गया, मतलब 4 मास नंबर में कुछ परिवर्तन आया। तो ये आपको क्या करेगा एग्जामिनर आपको सिर्फ ये दे देगा, और कहेगा कि बताओ ये कौन सा डीके है। तो आप क्या करेंगे, ये एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको ये भी दे देगा लिख कर, नहीं नहीं, वो यहां पर क्वेश्चन मार्क या एक्स लिखकर कुछ भी दे देगा और आपको कहेगा
कि अपने दिमाग से एनालाइज करो कि ये यूरेनियम का पार्टिकल इस तरीके से थोरियम में बदला, तो आप नीचे और ऊपर के नंबर्स को एनालाइज करके बताओ कि कौन सा रेडियो एक्टिव डीके है, ये बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, आप मास नंबर को स्टडी करेंगे, आप एटॉमिक नंबर को स्टडी करेंगे, और जब आपने कंपैरिजन करके काउंट कर लिया कि अरे इतना इतना निकला है, तब आप खुद समझ जाएंगे कि अरे ये तो एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब ये एक अल्फा डीके है, ये रिएक्शन जो है वो अल्फा डीके का होगा। एग्जाम्पल समझ आया? करेक्ट मैम। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना है। एक एक इसेंशियली एक हीलियम एटम ही है जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल फेंका है, तभी तो उसके ऊपर दो चार्ज, 2+ का चार्ज आ गया है। ठीक है मैम, ये भी हमको समझ आ गया, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, डन। अब यहाँ पर डबली आयनाइज्ड हीलियम, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। अल्फा पार्टिकल का मैम वजन कितना होता है? मैम बताओ इसका वजन कितना है? अरे आप खुद देखो ना यार, मैम इसका वजन क्या मेरे हीलियम न्यूक्लियस के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी एटॉमिक मास की बात करते हैं, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल क्या है, एक्चुअली में हीलियम न्यूक्लियस ही तो है, तो हमने देखा इसका मास, तो वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर आया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल को लिखा जाता है। यहां पर 4 मास नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 2+ चार्ज हो गया, ठीक है मैम। इसके ऊपर अगर मैं टोटल चार्ज बोलूं तो कितना होगा? अरे यार आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब चार्ज होगा आपके एक एक यहाँ पर 2+ है ना, यहाँ पर अगर 1 होता, फिर यहाँ पर 1 अगर मैं चार्ज की बात कर रही होती तो मैं ये रखती वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 2+ चार्ज है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, इतना मेरा चार्ज है। ठीक है, डबल द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, ये भी हो गया, और ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, और देख लेती हूँ क्या बताना है आपको। हाँ ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी रिसेंटली 2025 के एग्जाम में आई है, शायद सीडीएस में तो आई एम डैम श्योर आया है, शायद सीएपीएफ में भी आया है, आई नीड टू चेक इट वंस। लेकिन ये क्वेश्चन सुनिए, आप क्वेश्चन किसी में भी आए हो, आप सब क्वेश्चन सुनो। क्या है क्वेश्चन कि ये आप मुझे बताइए कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं एंड गामा जो होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं? तो आपको हाँ या ना में आंसर बताना है। अब मेरी ये बात सुनो, मैं अभी इसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। अभी अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल का सुन लो। अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन के बारे में पूछे तो उस पार्टिकल का चार्ज जो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको हिला भी नहीं पाएंगे, वो आराम से गुजर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो याद रखना, क्योंकि मेरा अल्फा पार्टिकल, मेरा अल्फा रेज, मेरा जो अल्फा डीके होता है जिससे पार्टिकल निकलता है, वो क्योंकि आपका चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करेगा। एक और चीज याद रखना, एज पर दी एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आपके लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम है। इस सारे पॉइंट्स को मैं वापस लास्ट में जाके फिर आपको देखना मैच करवाऊंगी। अभी रुक जाओ। अब एक पेनिट्रेटिंग पावर और एक आयनाइजिंग पावर, इन दोनों को मैं जानबूझ के होल्ड पे रख रही हूं, क्योंकि जब हम तीनों पढ़ लेंगे तो तीनों पढ़ने के बाद ये आप इतना बढ़िया से याद कर लेंगे, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये मैंने इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये भी छोड़ दो अभी। यहाँ पर इधर आ, मैंने यूरेनियम का बताया कि यूरेनियम आपका थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा डीके से। ये भी याद रखना, एमरीसियम यहाँ दिख रहा होगा, एमरीसियम आपका किस में बन जा रहा है, नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैम मैं कौन सा याद रखूं, ये वाला अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे बढ़िए, बीटा डीके के बारे में बात करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पिक्चर्स इन सब के माध्यम से समझा पाऊँ। आओ, ये एक स्क्रीनशॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए।
बीटा माइनस डीके की मैं बात कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है, बीटा माइनस डीके एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसा नहीं कि बहुत भारी हो गया, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल है, भारी नहीं है, लाइट नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है एटम। एक्चुअली में वो प्रोपोर्शन से परेशान है, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक प्रॉपर रेशियो नहीं है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस एक अनस्टेबिलिटी का एहसास करता है। तो अब इसका क्या काम है, एक होता है बीटा माइनस डी के, एक होता है बीटा प्लस डी के। पहले हम बीटा माइनस डी के देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये आप कार्बन का यहाँ पर एटम देख रहे हैं जिसके पास 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब 6 प्रोटॉन है, 14 मास नंबर है। यानी कि आप ये बात समझ रहे हैं, जब मैं 6 को 14 से माइनस करूंगी तो 7 आएगा, विच इज 7 मेरा न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं है, रेशियो इसका सही नहीं बैठ रहा है। जब रेशियो सही नहीं बैठ रहा है तो एक फोर्स आता है मैम, वो कौन सा फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना, वीक न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में आता है और वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि भाई तेरे पास 7 न्यूट्रॉन है ना, तो एक काम कर, एक न्यूट्रॉन जो है उसको कन्वर्ट कर दे और प्रोटॉन में बदल दे। एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाता है। तो इसीलिए आप यहां पर ध्यान से देखो, जब बीटा माइनस डी के हो रहा है तो मेरा कार्बन किस तरीके से यहां पर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। क्यों मैम, क्योंकि यहां पर आपके 6 प्रोटॉन था बट यहां पर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, तो वो आपका यहां पर एक और ऐड करके 7 प्रोटॉन बना दिया। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही प्रोटॉन था, लेकिन यहां पर आके 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन हो गया। सही बात है, और 7 प्रोटॉन किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। इसमें मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मास नंबर इन दोनों का एडिशन होता है। अब चाहे ये 6 हो, चाहे ये 7 हो, चाहे ये 7 हो, ये 6 हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन तो 14 ही आना है। तो ये बात आप समझ गए। अब आगे सुनिए, मैम आपने इसको बीटा माइनस डी के क्यों बोला। देखो, नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। नेचर ये बोलता है कि भाई ये जो न्यूट्रॉन यहां पर था, ये जो न्यूट्रॉन यहां पर था, ठीक है, इस न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था, इस न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था। आपने यहां पर एक न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करके प्लस चार्ज एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब यहां इस साइड और ये पूरा साइड जो है वो आपके चार्ज बैलेंस नहीं हो रहे। तो नेचर ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को और इमिट करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को और इमिट करता हूं ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव 0 हो जाएंगे। तो मेरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों बराबर हो जाएगा, तो जो मेरा चार्ज है वो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका नेचर कहता है। अब इसका नाम बीटा माइनस डी के इसीलिए चढ़ा क्योंकि जब ये डीके हुआ तो यहां पर इस पर्टिकुलर एटम का इसमें कन्वर्जन हुआ, ठीक है बात, लेकिन साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ठीक है। ओके मैम, तो ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए यहाँ पर -1 दिखा रहा है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ओके मैम, अब आप मुझे ये बता दीजिए मैम, मैम ये क्या है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये मैं आपको थोड़ा सा मैं कहूंगी कि बस दिमाग में रखो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिमाग में ये रखना चाहिए आपको कि बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। देखो क्या बात है ना, इतना करने के बाद भी, मतलब तुमने अपना पूरा देखो एटम बदल दिया, तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, फिर भी कुछ एनर्जी जो है वो बची रहती है, तो वो एनर्जी जो है वो एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है, वो जो बची कुछ एनर्जी है उसको लेकर निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, याद रखना प्लीज, ठीक है। तो ये भी बात हमारी डन हो गई। ओके, अब हम बढ़ते हैं बीटा प्लस डीके में। बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसके पास 7 प्रोटॉन है और यहां पर ये खुद आप सोचिए एक मिनट क्या था, हम बोल रहे थे यहाँ पर कि 7 तुम्हारे पास प्रोटॉन है और 13 तुम्हारा मास नंबर है। ऑब्वियसली यार 7 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन है और 13 तुम्हारा मास नंबर है, तो पक्का आपका 6 क्या होगा, यहाँ न्यूट्रॉन होगा। अभी फिर बैलेंस नहीं बन पा रहा है,
प्रपोर्शन अच्छा नहीं है। नेचर में फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स आके ये कहता है कि भाई जो तेरा एक प्रोटॉन है तो उसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं कर लेता हूं, लेकिन भाई अभी देख यार इस तरफ क्या हो गया, यहां यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है और यहां तूने क्या किया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। बैलेंस करना पड़ेगा यार। तो वो ये कहता है एक काम करते हैं, तेरे पास यहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज है ना, मैं यहां पर एक पॉजिट्रॉन भी रिलीज कर देता हूं, जिससे क्या होगा कि यहां पर 0+ एक चार्ज आ जाएगा, तो 0 चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड भी है, पॉजिटिव नेट चार्ज राइट हैंड साइड भी है। समझ आया? ओके मैम, ये बात मैम क्लियर हो गई कि बीटा प्लस डी के हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में एक पॉजिट्रॉन निकलता है। मैम पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन के बारे में बताइए, मैं सब बताऊंगी, अभी बस 2 मिनटों को। अब जो कुछ बची कुची एनर्जी होती है वो न्यूट्रिनो के फॉर्म में निकल जाती है। ये बात याद रखना कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, चार्ज पार्टिकल नहीं है, बस यहां पर कुछ एनर्जी और बच गई है, वो किस फॉर्म में निकले, तो वो न्यूट्रिनो या फिर जो पीछे हमने एग्जांपल दिया था एंटी न्यूट्रिनो, उस फॉर्म में निकलती है। तो नाउ आई होप ये सारा जो तरीका था बताने का वो सिर्फ इतना था। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा वो सुनिए। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि जब बीटा प्लस डी के होता है, पेपर का सुन लो, पेपर में ये बोला जाएगा जब बीटा प्लस डी के होता है तो बताओ यहां पर, यहां जो आपका रिजल्टेंट बनता है उसका मास नंबर बढ़ता है या एटॉमिक नंबर बढ़ता है। कभी कभी ये पूछेगा कि अच्छा बीटा माइनस डी के में बताइए जो आपका रिजल्टेंट निकलता है क्या उसका मास नंबर इक्वल रहता है या बदल जाता है, क्या उसका एटॉमिक नंबर इक्वल रहता है या बदल जाता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। समझ आया? तो आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो रहा होगा। पॉजिट्रॉन के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। देखो हर पार्टिकल का ना अपना एक एंटी पार्टिकल होता है नेचर में, ज्यादा डीप में जाना, वेट अ मिनट, ये क्या हुआ? अब मैम क्या करना है हमको, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सवाल बार बार आता है। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं आपको ये देखो, सबसे पहले इस पिक्चर से समझते हैं, यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। ये देखो, आपको ना यहाँ पर कुछ कुछ शब्दों का मतलब देखना है। ये देख रहे हो, कंट्रोल, सॉरी सॉरी, ये देख रहे हो कंट्रोल रॉड्स, ये देख रहे हो, ये येलो येलो जो फ्यूल एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है मैम, ये दो चीज तो हमको दिख रही है। आपको ये मॉडरेटर दिख रहा है, इन सब चीजों के ऊपर सवाल बन जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं, हल्का हल्का पता हो हमारा काम तो डन हो जाएगा। सबसे पहले मैम कंट्रोल रॉड नहीं, सबसे पहले फ्यूल एलिमेंट देखते हैं। अब देखो क्या बात है सर, हमको यूरेनियम, यूरेनियम की हमें जरूरत पड़ी, यूरेनियम हमारा फ्यूल है। अब एक्चुअली में ना हम यूरेनियम ऐसे छिड़क थोड़ी सकते हैं, हम क्या करते हैं उनको इस तरीके से रॉड के रूप में हम लोग ऐसे डालते हैं, एक यूरेनियम ऐसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अभी आपको दिख नहीं रहा है, एक्चुअली में अभी आपको सिंगल सिंगल लग रहा है, बट ये ना रॉड्स के बंडल होते हैं, ऐसे बंडल बंडल रखे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो उसी को हम फ्यूल एलिमेंट कह रहे हैं, मतलब ये यूरेनियम ही है एक्चुअली में। ओके मैम, मैम ये कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, देखो क्या बात है ना सर, कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये कंट्रोल रॉड्स, ये अंदर भी जा सकता है बाहर भी निकल सकता है। अब क्या हो रहा होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपका एटॉमिक बॉम्ब होता है वहां तो हम जानबूझ के चाहते हैं कि रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो, चलता रहे, लेकिन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं चाहते। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। तो हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, हम इन रॉड्स को जब भी हमको रिएक्शंस अब बंद करवानी है तो हम लोग इस कंट्रोल रॉड्स को ऊपर की तरफ करते हैं। उससे क्या होगा मैम, उससे ये जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब तक न्यूट्रॉन स्ट्राइक नहीं करेगा, किसको, जब तक न्यूट्रॉन हमारे यूरेनियम को स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक वो स्प्लिट नहीं होगा। अगर इस बंदे ने, अगर कंट्रोल रॉड्स ने सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो न्यूट्रॉन बचे ही नहीं, वो स्ट्राइक करेंगे ही नहीं यूरेनियम को, यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे नहीं तो वो स्प्लिट होगा नहीं, स्प्लिट होगा नहीं, एनर्जी निकलेगी नहीं, मतलब मेरा रिएक्शन रुक गया।
आई बात समझ? तो मेरा रिएक्शन कंट्रोल हो गया, किससे? कंट्रोल रॉड्स की मदद से। और इसमें मैम कंट्रोल रॉड्स किसका बना होता है? देखो, या फिर बोरोन का हो सकता है, या फिर आपका कैडमियम का भी हो सकता है। याद रखना, दोनों में से किसी का भी हो सकता है कंट्रोल रॉड। ये बात तो हमारी डन हो गई। अब आगे और सुनिए। अब देखो क्या एक और चीज, ये बता दिया, ये बता दिया। अब हम लोग मॉडरेटर के बारे में बात करते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये आपके रॉड्स हैं जो कि आपका यूरेनियम है, यहाँ आपके न्यूट्रॉन है जो आपके बन रहे हैं। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं। और हम चाहते हैं कि यार इतना फास्ट अगर तुम न्यूट्रॉन होगे तो क्या चांसेस है कि तू इसको स्ट्राइक, सॉरी, तो इसको स्ट्राइक करेगा ही करेगा, चांसेस कम हो जाएंगे। तो जानबूझ के हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडरेटर काफी सारी चीजें होती है। आप वाटर को भी एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैवी वाटर को आप जानते हैं, ठीक है मैम, आप ये बात जानते हैं, ये H2O तो वो पानी होता है ना जो नॉर्मल, अभी जैसे ये पानी हम मैं पी रही हूँ तो ये H2O है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक हैवी वाटर यानी कि हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है, क्या है उसका नाम? ड्यूट्रियम। अगर मैं ड्यूट्रियम के बने हुए पानी की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। आप ये बात जानते हैं, D2O बोलते हैं इसको। तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैवी वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि भाई मैं इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करूं, मतलब स्पीड को स्लो कर दूं। तो ये न्यूट्रॉन ऐसे भाग रहा होता है। अब सोचो, पानी का मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है पानी का, फिर यहाँ एक मॉलिक्यूल है पानी का। अब ये भाग रहा है, अरे टकरा गया, फिर कैसे कैसे यहाँ गया, कैसे कैसे टकरा टकरा के यहाँ तक पहुंचा, फिर टकराया, अरे फिर पहुंचा। इसका मतलब टकराते 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 आपका न्यूट्रॉन जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के ऊपर ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मॉडरेटर किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ताकि फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर सके। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन हैवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी, सॉलिड ग्रेफाइट भी बगल में ऐसे लगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड ग्रेफाइट भी ऐसे ऐसे लगा लगा सकते हैं हम लोग। वो क्या करेंगे, वो भी इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रॉन को। आई बात समझ? ठीक है मैम, तो यहाँ पर मॉडरेटर आपको ये पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये कंटेनमेंट क्या है? ये 2 मिनट मैंने यहाँ पर लिखा तो होगा, ये देखो कंटेनमेंट बिल्डिंग। देखो ऐसे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे जा रहे थे। ये बात आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं वो बहुत खराब बीमारी कर सकते हैं। याद करो मैंने पेनिट्रेटिंग पावर की बात की थी, किस तरीके से आपकी टिश्यू को रोंद कर आपको, मतलब पूरे आपके शरीर के अंदर अंदर जा सकता है। बहुत सारे कैंसर्स, स्किन कैंसर, इन सबको कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। जब तमिलनाडु में कुंडकुलम पावर प्लांट भी बन रहा था उस समय भी काफी ज्यादा लोग उस चीज का विरोध कर रहे थे, बट धीरे धीरे वो मैटर सॉल्व हुआ। तो क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके इर्द गिर्द इस चीज की टेंशन रहती है कि कल को रेडिएशन निकले यार, हमारे सब लोग मर जाएंगे, चीजें तहस नहस हो जाएगी, और वो जनरेशंस तक उसके इम्प्रिंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ था उसके बाद उसके इम्प्रिंट जनरेशंस में भी दिखे थे कि भाई वो रेडिएशंस ना हमारे अंदर भी कहीं रह जाते हैं। सोचो इतना जनरेशंस आगे चले गए उसके बाद भी, तो ये बहुत ही डिजास्टर्स होता है। तो इसीलिए ये प्लान बनाया गया कि हम लोग ना एक ऐसे कंटेनमेंट बॉडी बनाएंगे कि भाई रेडिएशंस निकले भी तो यार बाहर ना जाए, लोगों को ना परेशानी हो। ठीक है मैम, तो ये बात भी अब डन है। अब ये चीज कोर्ट, अच्छा ये टरबाइन वाला, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो क्या हो रहा है सर, अब यहाँ पर रिएक्शन आपका हो रहा है जहां पर, अच्छा ये बात आपको लग रही होगी कि मैम ये बात तो आप मुझे पता है कि चेन रिएक्शन से न्यूट्रॉन्स आगे आगे बढ़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो आगे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं ये मुझे पता है, लेकिन इनिशिएट करवाने के लिए न्यूट्रॉन कहाँ से आ रहा है? तो परेशान नहीं होना, एक न्यूट्रॉन का इनिशिएट कराने के लिए सोर्स रखा जाता है कि भाई इनिशियल न्यूट्रॉन तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद जैसे ही वो न्यूट्रॉन
एक बार स्प्लिट करेगा तो आपके इतने सारे न्यूट्रॉन बन जाएंगे, फिर वो स्प्लिट करेंगे, फिर बन जाएंगे, फिर तो उसके बाद टेंशन नहीं है, लेकिन इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक किए और यहाँ पर करते करते बहुत एनर्जी बन गई। ये एनर्जी जो है वो स्टीम के माध्यम से इस टरबाइन को घुमाती है। आप ये बात जानते हैं कि टरबाइन जब घूमता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर लगाया जाता है, और यही जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। करेक्ट बात मैम। अब आगे सुनो, अब ये वापस से जो स्टीम है वो जाता है और यहां पर ना एक कूलिंग कूलिंग वाटर रखा जाता है। क्यों? ताकि अभी जो स्टीम है इसको पानी वापस से बना दिया जाए, तो इसकी हीट को कम करके इसको पानी बना दिया जाता है और वापस ये अंदर चला जाता है गर्म होने। फिर ये गर्म होता है और स्टीम बनता है, स्टीम वापस से टरबाइन को गोल घुमाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या था सर? इस पर्टिकुलर रिएक्टर में जो मेरा मॉडरेटर था, जो मेरा मॉडरेटर पानी था, वही मेरा पूरा गोल 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 घूम रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका मॉडर, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, अ, जैसे ये देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपका मॉडरेटर सेपरेट है, आपका मॉडरेटर सेपरेट है और आपका ये जो कूलिंग टावर है ना, यहां से जो पानी आ रहा है वो आपका सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग से एक स्टीम जनरेटर लगाया जाता है, तो यहाँ से जो भी एनर्जी निकलती है वो इस स्टीम जनरेटर की मदद से स्टीम बनाती है, टरबाइन गोल घूमता है और वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना देती है। ठीक है, वो स्टीम वापस आती है जो आपकी बच जाती है, वो स्ट्रीम आती है, यहां पर कंडेंस होती है और वापस यहां पर पहुंचती है। याद रखना ये बात। तो कई बार आपका मॉडरेटर भी इस्तेमाल हो जाता है एज अ कूलेंट, कई बार वो अलग अलग भी होता है, कूलेंट अलग है, मॉडरेटर अलग है। याद रखना ये बात। तो ये भी हमें समझ आ गया, मॉडरेटर डन, एवरीथिंग इज डन। नाउ यहाँ पर एडवांटेज की बात सुन लो। देखो, ये मैं आपको एक रिलेट करके बताना चाहती हूँ। जब हम सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक बनाते थे तो हमेशा ये समस्या रहती थी कि सबमरीन्स को बनाने के लिए, सबमरीन का मेन पर्पस क्या है कि आपको छुपे रहना है पानी के नीचे, तभी तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की हम बात करते हैं तो उनको कुछ समय के लिए ऊपर आना पड़ता था, सरफेस के ऊपर एयर लेने के लिए। लेकिन अगर मैं अब जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की अगर मैं बात करूं तो उनको कोई जरूरत नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर फ्यूल है, वो इतने सालों सालों तक वो एनर्जी बना सकते हैं पानी के अंदर ही, तो उनको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो न्यूक्लियर एनर्जी का बेनिफिट क्या है वो सुनिए। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि भाई इतना सा जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकता है। आपका हाइड्रो, वाटर, दुनिया भर की जो आपकी अलग टेक्नोलॉजीज है जो आपकी एनर्जी बनाती है, उनके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकता है। याद रखना। ठीक है, यहाँ देखो किस तरीके से लिखा है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन गो ऑन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 to 3 years एट स्ट्रेच। सोच लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड ये इमिट नहीं करता। मैं ये बात जानती हूँ कि रेडियो एक्टिव इमिशंस होते हैं, मैं ये बात जानती हूँ। अगर आपने अच्छे से रेडियो एक्टिव इमिशंस के तरीके नहीं बनाए तो ये बीमारियां फैला सकती है, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन पहले तो हम एडवांटेजेस देख लेना। एडवांटेजेस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, अब यहां पर आप बोलिए कि नहीं मैम ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स छोड़ सकता है, उनके रेडिएशंस लोगों को हार्म कर सकते हैं, अगर अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो, कोई एक्सीडेंट अगर हो गया तो ये रेडिएशंस बाहर चले जाएंगे, तो कैसे हम करेंगे? तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं, कौन मना कर रहा है? तो डिसएडवांटेज में यही सारी चीजें हमारी आती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा खत्म होता है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन सिर्फ सन में हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अभी के टाइम पे नहीं हो रहा। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अरे फ्यूजन कहां से आ गया? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अनकंट्रोल्ड क्यों? आप अनकंट्रोल्ड क्यों रखना चाहते हो? अरे यार, अनकंट्रोल्ड तो बॉम्ब्स में रखोगे ना आप, रिएक्टर में थोड़ी। तो आंसर है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, बिल्कुल करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर और एक एटॉमिक बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है? आइए, पहला बोल रहा है कि चेन रिएक्शन नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्टर में, वाई एटॉमिक बॉम्ब में चेन रिएक्शन होता है। ये क्या फालतू बात है? चेन रिएक्शन तो दोनों में ही होगा, फर्क बस कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का है। दोनों में तो चेन रिएक्शन होगा ही, अदरवाइज रिएक्शंस आगे कैसे प्रोसीड होंगे?
ठीक है। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल, करेक्ट, करेक्ट बात है, बट हम आगे देखते हैं। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल, अरे गलत बात है यार, कंट्रोल्ड होता है। नो चेन रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत है। ये कह रहा है एटॉमिक बॉम्ब में कोई चेन रिएक्शन नहीं होता, ये क्या बात है, बिना चेन रिएक्शन के वो कंटिन्यू कैसे करेगा वो रिएक्शन, गलत है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, उनको हम बोलते हैं रेन्यूएबल। लेकिन नॉट बोला है तो आपका न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉट रेन्यूएबल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका यूरेनियम है, जब तक आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल है, तब तक ये एनर्जी बन सकती है, उसके बाद क्या करोगे? ठीक है मैम, तो ये भी हमारा डन। कार्बन और ग्रेफाइट के रॉड्स यूज होते हैं एटॉमिक रिएक्टर में, करेक्ट बात है, एज मॉडरेटर्स फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन, ठीक है ठीक है, ये भी बात सही बोल रहे हैं, सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, क्या न्यूट्रॉन्स आर मेड फास्ट? बिल्कुल नहीं। क्या अरे प्रोटॉन की तो बात ही नहीं आती, प्रोटॉन कहाँ आ गया आपके न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आंसर क्या है, द न्यूट्रॉन्स आर मेड स्लो, एग्जैक्टली। जो आपके मॉडरेटर्स होते हैं, चाहे वाटर हो, हैवी वाटर हो, ग्रेफाइट हो, ये सब आपके इस्तेमाल होते हैं ताकि हम ताकि हम न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर सके। ओके, पता नहीं, एक और क्वेश्चन था क्या? अच्छा नहीं नहीं, बस ओके। थैंक यू सो मच एवरीबडी, यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आएगा। प्लीज शेयर करिएगा अपना ओपिनियन, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर वीडियो का। थैंक यू सो मच।